आज हमारे साथ वे एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी जिंदगी संघर्ष, सेवा और समर्पण का दूसरा नाम है। जिला शामली उत्तर प्रदेश के छोटे गांव अहमदगढ़ से आने वाले दीपक बडेरा बावरी ने बचपन में अपने समाज पर होने वाले अत्याचार को देखा और महसूस किया है। 25 साल की उम्र से ही उन्होंने 193 विमुक्त जनजातियों बावरिया, सांसी, नट, बंजारा और अन्य के अधिकार और सम्मान के लिए काम शुरू किया। बिना सरकारी मदद के अपनी मेहनत और संस्था के से उन्होंने लोगों को पहचान दिलाई, दस्तावेज बनवाए, शिक्षा रोजगार के रास्ते खोले और जिंदगी में बदलाव लाया। आज हम उनसे उनकी इस यात्रा, संघर्ष और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो स्वागत करते हैं दीपक बडेरा बावरी जी का, जो हमारे बीच में है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बचपन के बारे में, आपके उस समय के बारे में जहां आपने बहुत सी परेशानियों को देखा है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप एक ऐसे समाज से आते हैं जहां पर कहा जाता है, ये इस जनजाति का भी मानना है कि उन्हें सम्मान नहीं मिलता। चीजें तो सारी मिलती हैं बट सम्मान की कमी होती है जी। तो आप बताइए कि कहाँ पर ये सम्मान आपको खोता हुआ दिख रहा है, किन कारणों से खोता हुआ दिख रहा है। आपने बचपन में वो कौन सी घटनाएं आपके साथ घटी जिसको देखकर आपको भी ये लगता है कि हाँ, बावरी समाज या घुमंतू समाज को सम्मान नहीं मिलता। जी, मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के जो यातनाएं सही हैं और मेरे समाज जो सहता आया है उनको आपके सामने कैमरे के थ्रू मैं बयान करना चाहूँगा। मेरा नाम दीपक बडेरा बावरी, जिला शामली के एक छोटे से गांव अहमदगढ़, जहां हमारे समुदाय के 12 गांव जमुना किनारे बसे हुए हैं, वहां का रहने वाला हूं। और जीवन में ना जाने कितनी यातनाएं और कितना संघर्ष करना पड़ा। उन संघर्षों को देखकर, उन यातनाओं को सहन कर करके आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैं अपनी लड़ाई और अपने समुदाय की लड़ाई एक अच्छे स्तर पे लड़ रहा हूं। बचपन में जब अपने माता पिता को देखता था, वो लोग मजदूरी किया करते थे, घर में छोटी सी जमीन का एक हिस्सा था, उसके ऊपर खेती किया करते थे और एक व्यवसाय के तौर पर एक छोटा सा होटल हुआ करता था हमारे पास, जिसमें मेरी माता भी खाना बनाती थी, मेरे पिता भी खाना बनाते थे जी। और एक ऐसे समुदाय से जिसको बावरिया समाज कहा जाता है। बावरिया समाज आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबारों में कभी पढ़ी होंगी कि बावरिया समाज, बावरिया गैंग, बावरिया कुख्यात अपराधी। तो ऐसा कुछ करके शुरू से ही वो शब्दों को सुना है मैंने, और सुनने के साथ साथ मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जिनके कारण मुझे भाव आया कि यार, जो हमारे समाज है इसको ही इतना उद्वेलित क्यों किया जाता है। अच्छा, आपने कहा कि घटना घटी जी, तो मैं जानना चाहूंगी कौन सी ऐसी घटना घटी जो बचपन के समय में आपकी जो एक बचपना बुद्धि होता है जी, उस पर असर डाला उसने। बिल्कुल। उसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक समय था जब मैं लगभग 12 या 13 वर्ष का था। तो एक पंजाब से तकरीबन 30-40 पुलिस कर्मी हमारे घर में आते हैं और पूरा घर घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो हमारे पिताजी को और हमारे चाचा जी को उठाकर ले जाते हैं। रात में हम अपने कप्तान साहब से मिलते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, सरपंचों से कहते हैं, मगर किसी को ये नहीं पता होता कि वो लोग कौन थे और कहाँ ले गए। हमें सिर्फ उस समय ये बताया जाता है कि आपके पिताजी के ऊपर कहीं क्राइम करने का आरोप है, तो कहीं किसी जिले की पुलिस ले गई, सिर्फ इतना पता था। 3 महीने हमने एक एक दिन रो कर काटा और मर मर के काटा। हमारी माता ने, क्योंकि वो मेहनत करती थी, उन्हें पता था कि हमने क्राइम से बहुत दूर है हम लोग। हमारी माता ने 1 महीना भर तो खाना तक भी घर में नहीं बनाया। हम बाहर जाके खाना खा लेते थे या कोई आस पड़ोस का आदमी खाना दे जाता था।
तो 3 महीने वो ऐसे कटे कि जीवन के बहुत, जो आपके दिमाग से कभी हटते ही नहीं। हाँ, व्यक्त ही नहीं कर सकता कि कितना दुख उन दिनों में, क्योंकि कमाने वाले पिताजी थे। उन 3 महीनों के बाद पिताजी अचानक मरणासन हालत में, बिल्कुल उनके पैरों से चला नहीं जा रहा था, हाथों से खाना नहीं खाया जा रहा था। इस हालत में हमारे गांव के बाहर 4 पुलिस वाले उनको छोड़ जाते हैं, गाड़ी से एक जगह पे बिठा जाते हैं। गांव छोटा है तो गांव में तुरंत पता लग जाता है कि जो गायब हुए थे जय सिंह जी, उस पप्पू बोलते हैं हमारे पिताजी को, वो आज वहां पे बैठे हुए हैं। जब हम लोग गए तो उनको देखा, उनकी बहुत बुरी हालत थी। उनकी हालत बुरी, उनसे फिर पूछा गया कि पिताजी आप कहाँ रहे, आपके साथ क्या हुआ था, आपने 3 महीने कोई कांटेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने बताया कि मुझे पटियाला की एक जगह थी जिसका नाम माई की सरां, एक जेल नुमा एक जगह थी जिसमें मुझे 3 महीने रखा गया और 3 महीने लगातार मुझे टॉर्चर किया गया। मेरे नाखून उतार लिए गए, मेरे से जो यानी कि 3rd डिग्री होती है वो सब मुझे दी गई। अच्छा, कारण क्या था? उनको अरेस्ट करने का कुछ बताया कि कारण पुलिस वाले उनसे बार बार मार के यही पूछते थे कि जो पंजाब में ये लूटपाट हुई है, जो डकैती हुई है, कोई आसपास डकैती हुई होगी, उसमें आप इन्वॉल्व थे, इस चीज को आप कबूल कर लो। मगर पिताजी ने कभी भी किसी की भी 1 रुपए की चोरी ना करने की कसम खाई थी और हम लोगों को भी वही सिखाते थे कि आप लोग पढ़ो लिखो और इस समाज को आप लोगों के जरिए ही मुझे ये दिखाना है कि हम भी सुधर चुके हैं, हम भी अच्छे समाज में जुड़ चुके हैं। उन्होंने पूरी मार झेली मगर एक भी चीज उन्होंने नहीं कबूल करी, क्योंकि उन्होंने नहीं की थी। और इस चीज से परेशान होकर जब उन्हें छोड़ दिया गया तो बिल्कुल, अगर वो कसूरवार थे तो उन्हें जेल भेज दिया जाता, उन पे मुकदमे लाद दिए जाते। क्यों नहीं लादे गए? क्यों नहीं उनके साथ ऐसा कुछ किया गया? सिर्फ मारने से संतुष्टि हो गई? उन चीजों को देखकर जब हमने उनकी फिर 6 महीने उनकी सेवा की, बिल्कुल बिस्तर के लायक हो गए थे, फिर उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। वो जो घटना है मेरे जहन में बार बार दस्त करती थी और उस चीज को बिना गलती के भी आपके पिता ने वो परेशानी झेली जो कि वो डिजर्व नहीं करते थे। उन्होंने कभी चोरी नहीं की, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ इस बिना पे कि वो बावरी समाज से बिलोंग करते हैं, उठा के लेके चले गए और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। जी जी। उनको कोई सम्मान, और उसके लिए जब उन्हें ये पता चला कि भैया ये बंदा नहीं कबूल कर रहा या ये गलत नहीं है, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया कि भाई गलत हुआ है आपके पिता के साथ? बात मैं आपको बता दूं, देखिए हमारा शोर हो जाएगा, हमारा परिवार और हमारा समाज पुलिस के नाम से बहुत डरता है और पुलिस के खिलाफ जाना, हमारी अंतरात्मा उस समय हमें सहारा नहीं देती थी, हमें सहयोग नहीं करती थी कि हम पुलिस के खिलाफ जाएं या प्रशासन के खिलाफ जाएं, क्योंकि हमें तो अपना पेट भरना होता था उस समय की बात जब बता रहा हूँ 30 साल पहले की। आज तो हम सक्षम हो चुके हैं। पुलिस अगर किसी आरोपित को ले जाती है ठीक है, हम देते हैं उसको, मगर अगर किसी निरपराध को लेके जाती है तो हम डट के उनका मुकाबला करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कहाँ लेके जा रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो, क्या क्राइम है इसका, क्या जुर्म है इसका, आप बताइए हमें। तो आज पुलिस भी हमारी सहायता कर रही है, वो अगर कोई कसूरवार है उसी को लेके जाती है। मगर उन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा जीवन में। मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई। मैं उस समय, मैंने आपको बताया कि 6ठी 7वीं का शायद रहा हूँगा और स्टूडेंट थे आप? जी, स्टूडेंट रहा हूँगा। तो 2 साल मैंने उस घटना के बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर मैंने 7वीं 8वीं से बाद में शुरू किया अपना पढ़ाई का। तो मुझे यहाँ पे ना रखकर, क्योंकि यहाँ पे भी जो आसपास का मुख्य धारा के समाज थे, हमारे यहाँ जाट बाहुल्य समाज है और मुस्लिम बाहुल्य समाज है, वो मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, ठाकुर समाज है। तो लोग उनके बच्चों के साथ जैसे हम पढ़ते थे तो वहां पे भी अरे बावरिया चोर, मतलब बावरिया के साथ चोर जरूर लगाते थे वो बच्चे, चाहे आप थे या नहीं थे। वो मुझे पता था ना, मेरे परिवार को पता था कि हम चोर नहीं हैं। हमने शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हम पढ़ना चाह रहे हैं, हम अच्छे लोगों के साथ बैठना चाह रहे हैं। मेरे पिताजी सारा दिन बर्तन मांजते थे, हमें पढ़ाते थे, होटल में काम करते थे। रात के समय हम भी होटल पे अपना बर्तन मांज के अपना आने वाले आगंतुक को खाना खिलाते थे। मगर फिर वहां हमारे साथ चोर लगा दिया जाता था, उसकी बहुत पीड़ा होती थी। उस पीड़ा को खत्म करने के लिए मुझे मेरे पिताजी ने पंजाब पढ़ने के लिए मेरी मौसी के यहाँ भेज दिया।
तो 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल मैंने अपनी शिक्षा पंजाब बोर्ड से ग्रहण की। तो मैं पंजाबी बोल भी लेता हूँ, अच्छा पढ़ भी लेता हूँ और पंजाबी में पूरा परफेक्ट हूँ। अब 12वीं की शिक्षा के बाद फिर वही घर में कमाने वाले पिताजी थे, उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। छोटे 2 भाई हैं, एक छोटी बहन थी। जब शिक्षा के बारे में मुझे पता लग गया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, उनको भी किसी ना किसी तरीके से, किसी को हरियाणा करनाल में, किसी को अपने गांव से अलग जहां उनकी पहचान ना हो सके कि ये बावरिया कम्युनिटी के हैं, उनको भी अलग अलग ग्रेजुएशन तक मैंने तीनों को पढ़ाया। अपने भाई बहनों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर ले ली मैंने। क्योंकि पिताजी सिर्फ पेट पालते थे और जो एजुकेशन का जो जिम्मा था वो मैंने अपने ऊपर ले लिया और पढ़ाए। उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरे भाइयों ने, मेरी बहन ने तो साथ दिया। तो आज ग्रेजुएशन पढ़े हुए हैं, एक अपने कंप्यूटर के लैब चलाता है और दूसरा भाई एक स्टेशनरी की दुकान करता है। बहन की शादी कर दी है, उसका जो पति है वो वकील है, एडवोकेट है, जो वहीं पे प्रैक्टिस करके अपना घर चला रहे हैं अच्छी तरीके से। तो शिक्षा का बहुत, तो आपने सबको पढ़ाया और सबको स्टैब्लिश भी किया, ताकि वो सम्मान से सर उठा करके जी सके, रह सके। और आपने बताया कि एडवोकेट भी हैं और कंप्यूटर लैब चलाते एक सम्मानित जॉब दिलवाया है आपने, जिससे कि जैसा आपने अपने पिता के साथ होते हुए देखा था, वैसा अपने भाई बहनों के साथ नहीं देखा। उनको एक सम्मान की जिंदगी दिलवाई। और अच्छा, कुछ घटनाएं घटी जिन पे मैं बता देना चाहता हूँ। एक हमारे गांव में 4 लड़के देहरादून घूमने गए, 15 उसी दौरान की बात है जब छोटा था मैं। तो वहाँ उनको बावरिया शब्द से किसी ने बता दिया कि बावरिया हैं और लूटपाट करने आए हैं। और उनका रिकॉर्ड हमने देखा, उस समय के नेताओं ने देखा, हमने नहीं देखा, हम तो बच्चे थे। नेताओं ने देखा कि उनके ऊपर कहीं भी एक मुकदमा दर्ज नहीं था किसी भी थाने में, और उन्हें खूंखार अपराधी बताकर उन्हें गोली मार दी गई, चारों को। आज उनके माँ बाप रो रो के अंधे हो चुके हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ तो बावरिया कम्युनिटी, कुछ ऐसी यही घटनाएं बस घटती रही और मन में भाव आते रहे कि मैं इनके लिए कुछ करूंगा। तो बिना किसी की सहायता, बिना किसी सरकार की सहायता, बिना किसी संगठन की सहायता, हमने ये कदम बढ़ाने शुरू करे, बस्तियों में जाना शुरू करा। ये कब की बात है? जब मेरी शादी हो गई, शादी के बाद। शादी भी मेरी अच्छे घर में हुई। जो मेरी वाइफ है 12वीं क्लास पढ़ी हुई थी इस समय। तो शिक्षा का जो कीड़ा था मेरे अंदर, मैंने उन पे भी लागू किया, और उन पे लागू करने के बाद उनको मैंने बीएड करवाया, टेट करवाया, और शिक्षक की भर्ती में उनका इंटरव्यू दिलवाया, तो वो शिक्षक बन गए। आज मेरे घर में जो एक शिक्षक अध्यापिका है, जो मेरे घर से। आपकी वाइफ? जी जी, बहुत खूब। अच्छा, फिर आपने बताया कि वो उन 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, और फिर आपने उनके लिए, या आपकी जो एनजीओ है उसके लिए, उनके लिए तो मैं नहीं कुछ कर पाया क्योंकि उस समय मैं छोटा था, मगर वो चीजें मेरे दिमाग में घर कर गई। क्योंकि सुना करते थे बुजुर्गों से, जब पंचायत बैठती थी वहाँ उनकी जिक्र होता था, वहाँ बातें होती थी कि यार वो 4 बच्चे बिल्कुल बेकसूर थे, बिल्कुल कंवारे थे, बस बच्चे ही मान के चलो। कोई 19 साल का था, कोई 21 साल का था। तमाम अखबारें अभी मेरे पास पड़ी हैं उस चीज़ के ऊपर। बाद में सोचा भी, जब प्रौढ़ हुए हम लोग, मगर इतना लंबा किस्सा था, किसी ने कहीं सहयोग करने की कोशिश नहीं की। अच्छा, ऐसी और भी कुछ बहुत घटनाएं हैं जिन्होंने, यानी कि मुझे। आपके परिवार में आपके पिता को अरेस्ट किया गया था, वो घटना आपने देखी थी। उसके अलावा कोई ऐसी घटना जैसे आपके दादा के टाइम पे आपने सुनी हो कि आपके समाज के साथ किस तरह की चीजें होती आ रही हैं? इतनी तमाम घटनाएं, कितनी घटनाएं पूछोगे आप मुझसे, तमाम। कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भी आपके दिमाग और जहन में घर करके हमारे चाचा चाची दिल्ली में काम करने आए, मजदूरी करने आए, जो ये ट्रक वगैरह होते हैं इसमें ग्रीसिंग करते हैं, इनका काम करते थे। दिल्ली के अंदर किसी ने आरोपित किया, दिल्ली पुलिस ने दोनों चाचा चाची को उठाया, महीना 15 दिन को जेल, अपने थाने। देखो कैसा कानून है हमारे लिए। अदर किसी समाज को अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो 1 दिन और 2 दिन, वैसे तो 24 घंटे कानून है, मगर हमारे लोग को जब भी अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट बिना इतला अरेस्ट किया जाता है, उठा लिया जाता है। कानून भी, जज भी, पुलिस भी, सब पुलिस बन जाती है। महीना भर हमें कुछ नहीं बताया जाता कि कहाँ की पुलिस थी, क्यों ले गई और क्यों छोड़ा है। दोनों पति पत्नी को इतना टॉर्चर किया गया था कि
उनकी हालत भी देखने लायक नहीं थी। और एक महीने के बाद गलती क्या थी उनकी? गलती बस कुछ नहीं थी, मजदूरी करने आए थे अपने गांव से दिल्ली में। गलती करें तो उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए, मगर कुछ प्रूफ होता ही नहीं था, सिर्फ बावरी आए इसलिए क्रिमिनल है। इन चीजों से उनको बंद कर दिया जाता था। वो तकरीबन 1-1.5 साल काटा फिर उन्होंने जेल में, दोनों पति पत्नी ने। चोरी लगाई कि इन्होंने एक घर की रैकी करी दिन में और वहां से कुछ ज्वेलरी चुरा ली, जो कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ एक निराधार आरोप था उनके ऊपर। एक चोरी करने वाला आदमी सुबह से लेकर शाम तक ग्रीस की टैंकी लेके घर घर पे अपना, घर तो जाती नहीं थे, ट्रकों में ग्रीसिंग करते थे वो। और पत्नी घर रहती थी। पत्नी को तो अपने नाम भी नहीं सही से लेना आता था कि मेरा नाम क्या है। अनपढ़ गंवार आदमी थे वो। और सबको उठा के जेल में बंद उनको जेल में बंद कर दिया 1-1.5 साल, उसका प्रमाण है, जेल में बंद कर दिया। एक और घटना हुई थी, उसमें हमारे दूर के रिश्तेदार के चाचा जी थे। उन्होंने यहाँ पर अपना हरियाणा के अंदर अपना एक छोटा सा रेड़ी रूड़ी का कारोबार शुरू किया था। उसमें भी उन लोगों को उठा लिया गया। उठाने के बाद पूछा गया, बताया गया कि आप बावरिया कम्युनिटी से हो, आप यहाँ पे चोरियां करने आते हो। उन्हें भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें भी मारा गया। उनकी 3 बेटियां थी, 3 बेटियों के पढ़ाई छूट गई। आज एक दिल्ली में रह रही है बेचारी लड़की, वो अपना घर चला रही है मेहनत मजदूरी करके। 2 लड़कियां गांव में शादी कर दी। मगर उन चाचा के साथ जो वो हुआ, देखो अब चाचा और ताऊ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे गांव की जो परिवेश है, वहां पे भाई के पिताजी के बराबर के सब चाचा होते हैं जी, और माँ के रिश्ते वाले सब मामा होते हैं। तो सब आपस में हम रिश्तेदारों के नाते एक दूसरे से रिश्तेदारी रखते हैं। तो उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ। आज वो 3 बेटियां, उनका ख्वाब था मेरे चाचा का कि मेरी एक बेटी, इतनी होनहार थी उनकी बेटी, कि मैं इसको IAS बनाऊंगा। अच्छा जी, मगर वो IAS कहाँ, आज बेचारी एक फैक्ट्री में काम कर रही है। तो वो IAS क्यों नहीं बन पाई? जब उनको प्रताड़ित कर दिया गया, उसके पिता को, एक अकेला कमाने वाला था, और कमाने वाले को आप उठा के बंद कर दो, 3-4 साल उसको जेल में डाल दोगे, तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से खाएंगे, कहाँ से अपनी पूरी शिक्षा पूर्ण करेंगे। IAS तो क्या वो अपनी पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई। अच्छा। तो ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं, और ये सब एक्चुअल में सच्ची घटना है। सबके अखबार और सबके प्रमाणित कागज में आपको दे सकता हूँ। हर चीज में सच्चाई है। जो मैंने हरियाणा का बताया, दिल्ली का बताया, इनके सबके अखबार, और जो 4 इनकाउंटर हुए हैं देहरादून में, सबके प्रति बाय प्रति अखबार मेरे पास पड़ा हुआ है, पुरानी घटनाओं। मतलब आप जितनी चीजें बोल रहे हैं वो ऑथेंटिकेट के साथ आप साबित कर सकता हूँ कि ये चीज हुई है। बिल्कुल, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है। इनको अखबार के मीडिया के द्वारा प्रमाणित करूंगा मैं, जहां भी आप पूछेंगे। बेकसूर होते हुए भी वो लोग जान गवाई, जी, इज्जत गवाई, परिवार को आगे सक्षम नहीं बनने दिया गया। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये समाज आगे ना बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण देखो, पहले तो हम असंगठित रहे, एक जगह रुक नहीं पाते थे। रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता था, और जहां भी जाते थे वहीं हम आरोपित हो जाया करते थे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा, ये आपने जो कहानी बताई, ये बताई उस समय की जब कह लीजिए कि जात पात को ज्यादा देखा जाता था, लेकिन आज के समय में सब इक्वल है। आज के समय सबको बराबर किया जा रहा है, जैसे कि SC ST को बराबर किया जा रहा है। सो आपके समाज को भी उतना ही वैल्यू मिल रहा है। जो ये जनजाति है, ये भी आज के समय में स्कूल में एडमिशन करा सकती है। बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जिसका ये फायदा उठा करके अपना काम कर सकती है। सो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा फिर वही बात कि एक आदमी कब तक पीड़ा सहन करेगा। आज़ादी के समय से लेकर अब तक इन जनजातियों पर घोर अत्याचार हुए हैं। ये तो मैंने अपनी कहानी बताई। अन्य सभी समाजों के साथ भी, मेरे जो घुमंतु समुदाय हैं, क्या ये अन्याय आज की डेट में भी हो रहा है? आज की डेट में उतना तो नहीं कहेंगे, मगर हो रहा है, अब भी हो रहा है। आप देखिए, अब मैं यहाँ शामली से यहाँ आया हूँ आपके यहाँ इंटरव्यू देने, तो शामली से यहाँ आने पर अगर कोई पुलिस अधिकारी मुझे रोक लेता, मेरी गाड़ी की चेकिंग करता, और चेकिंग करने के बाद वो मुझसे सहसरा ही पूछ लेते हैं कि आप किस जाति से हो, आप किस कम्युनिटी से हो, कौन से गांव से आए हो, पूछ लेते हैं।
अगर मैं ठाकुर, ब्राह्मण या वैश्य बता देता तो मेरे सवाल जो उनके द्वारा पूछे गए सवाल वो आधे हो जाते। और अगर मैं, क्योंकि मैं बावरिया बताता हूँ, शान से बताता हूँ, मैं बावरिया बता देता तो वो सवालों की जो लड़ी थी वो दुगनी नहीं 4 गुनी हो जाती। आप यहाँ क्या करने आए हैं, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस मकसद से आए हैं, क्यों आए हैं। आज की डेट में भी ये सवाल पूछे जाते हैं? आज की डेट में भी ये सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से। अच्छा जी, इसका मैं प्रमाण, सम्मान इसका मतलब आज भी नहीं है? आज भी नहीं है। हाल फिलहाल में कोई घटना घटी है आपके साथ? हाल फिलहाल में घटना में बता दूं आपको, एक डीएम महोदय थे हमारे जिला शामली में, तो वो पहचान नहीं करते थे मुझे, मैं कौन हूँ। जैसे मैं गया, मेरे वेशभूषा देखी, अच्छा व्यवहार से मैंने नमस्ते की उनको, बैठा। बच्चों की कुछ परेशानियां थी स्कूल की, वो लेकर गया था मैं उनकी जाति प्रमाण पत्र की। तो उन्होंने पहले बहुत अच्छी तरीके से मेरे से बात की, अच्छा व्यवहार किया। और जब मैंने उनको बताया कि मैं बावरिया कम्युनिटी से हूँ सर, अरे तुम लोगों को और कुछ काम नहीं है, बावरिया कम्युनिटी से हो तो क्या आप मेरे सिर पे बैठोगे, ठीक है तुम्हारा सुन लिया, जाओ आप। तो यानी कि मेरी जो सम्मान वो कर रहे थे, उस सम्मान में बिल्कुल 80% ग्राफ गिर गया, सिर्फ मुझे ये बताने के मैं बावरिया कम्युनिटी से। किस कम्युनिटी से हैं? सिर्फ कम्युनिटी के नाम? कम्युनिटी के नाम से मुझे एहसास हुआ, उनके बोलने से एहसास हुआ कि जैसे मैंने बावरिया कम्युनिटी बताया तो उन्होंने एकदम तुरंत ग्राफ गिरा दिया, टोन बदल दी अपनी। और नहीं तो वही शख्स मुझे बिठा रहे थे, आइए बैठिए, क्या परेशानी है, किन बच्चों को लेकर आए हैं आप। तो जो मेरे बच्चे बाहर खड़े थे उन्हें भी अंदर एंट्री नहीं हो पाई। मैं आरटीए के तहत उन बच्चों को, जो राइट टू एजुकेशन के तहत फ्री में बच्चा पढ़ता है, उन बच्चों के कुछ कागजात लेकर गया था। अच्छा। अब नाम तो नहीं मैं उनका लूंगा क्योंकि हमारे साथ और परेशानियां ना खड़ी हो जाएं। जी, तो ये भी एक डर है? ये भी एक डर है। तो अच्छा, ये फिर उन बच्चों का एडमिशन आपने कराया? उन बच्चों में से 2 बच्चों का एडमिशन मैंने करवाया अपने ही बलबूते पे, बिल्कुल किसी की सरकारी सहायता या डीएम की सिफारिश या किसी नेता। अच्छा, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में तो एडमिशन लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती? एडमिशन लेने में देखो मैम, ये फर्क होता है कि हमारा जो गांव है, जो हमारे 12 गांव हैं, उनकी एक आरटीए के तहत एक शर्त है कि गांव के आसपास 2 किलोमीटर की एरिया होना चाहिए जिस स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। 2 किलोमीटर के बाद आप कोई स्कूल चूज नहीं कर सकते। अच्छा। उस परेशानी को लेकर मैं गया था क्योंकि 2 किलोमीटर के परिधि में। ये इसलिए होता है, ये तो दिल्ली में भी है और ये सबके लिए लागू होता है। ये सबके लिए लागू है, ये सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है। तो क्योंकि 2 किलोमीटर का इसलिए होता है ताकि बच्चे को भी परेशानी आराम से आ सके, आराम से जा सके वो बच्चों की। तो क्या आपका जो गाँव है, आपने बताया कि उसके नजदीक 2 किलोमीटर के एरिया में सीबीएसई स्कूल नहीं था और आपको सीबीएसई स्कूल, और मुझे सीबीएसई में उन बच्चों को डालना था। अच्छा। तो मैंने एक परेशानी बहन की उन बच्चों को, उनके माता पिता को, जहां हमारे कस्बा पड़ता है जिंझाना 7 किलोमीटर हमारे गांव से, वहां उनको किराए का मकान लेकर दिया, उन लोगों के वहां पे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, तो उन डॉक्यूमेंट्स के तहत उनका फिर एडमिशन हो गया। आज वो आरटीए के तहत पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि सुना है SC ST इन्हें बहुत सारी स्कीम्स मिलते हैं जी, और इस स्कीम के तहत जो आम लोगों को, क्योंकि आरक्षण की बात हो रही है यहाँ पे, आरक्षण भी बहुत मिलते हैं, तो आपको भी तो कई आरक्षण मिले होंगे जिसका फायदा आपने उठाया होगा। हमें आरक्षण में जो हमारी पद्धति है उसमें हमें SC कैटेगरी में रखा गया है। हमारी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, हमारा पिछड़ेपन को देखते हुए 1961-62 में शायद हमें SC में डाल दिया गया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उसका आरक्षण का लाभ तो देखो हमें मिलता ही है। सरकार की जो नौकरियां आती हैं, आपने इस आरक्षण का जो फायदा है अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए यूज किया? बिल्कुल यूज कर रहे हैं। किस जगह पे यूज किया आपने? उसमें देखिए, अब पुलिस की भर्ती आई थी, उसमें कुछ बच्चे जो SC के आरक्षण की वजह से 1-2 सेंटीमीटर, जनरल में 3 सेंटीमीटर कम थे, वो SC की वजह से आज पुलिस में भर्ती हो गए। कुछ बच्चे, लड़कियां हमारी ऐसी हैं कि जो स्कॉलरशिप अच्छा पा रही हैं, स्कॉलरशिप अगर उनको ना मिल पाती आरक्षण की तो आज वो पढ़ नहीं पाती, कॉलेज नहीं कर पाती। अब यहाँ पे 2 बेटियां हमारी आई है मरिंडा हाउस में, उसमें भी कहीं ना कहीं आरक्षण की देन है कि वो आज मरिंडा हाउस में यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। अभी आपने बताया कि जो आपका समाज है, आपकी जो ये NGO है, ये उनके लिए काम कर रही है, उनके हितों के लिए काम कर रही है जी। तो आज के समय में कौन से हितों का हनन हो रहा है इस समाज का?
आज के समय में हितों का हनन ये हो रहा है कि एक 12 गांव को अगर छोड़ दिया जाए, हमारे 12 गांव को, शामली जिला के, वहाँ लोग शिक्षित हो चुके हैं, वहाँ लोग एक शिक्षा को ग्रहण कर चुके हैं और अपने जो कानून होते हैं उनको जानने लगे हैं। उसके अलावा अन्य जिले, उत्तर प्रदेश के पूर्व के अन्य जिले, पश्चिम को छोड़ दिया जाए तो वहाँ लोगों को पता ही नहीं है कि आरक्षण नाम की भी कोई चीज होती है। जी, हमें ऐसे लोगों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि सरकार उन्हें क्या क्या बेनिफिट दे रही है। उनके पास सिर्फ एक प्रमाण पत्र है कि जो वो वोट डाल, ID कार्ड, वोटर कार्ड, वोट के समय उनको याद किया जाता है। ना तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है, ना उन्हें पता है कि जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे तो इसके हमें क्या बेनिफिट होंगे। कई बस्तियां हैं, कई बस्तियां। अच्छा, आपको पता है कि SC में आरक्षण मिलने या जाति प्रमाण पत्र बनाने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? जी बिल्कुल बताइए आप। आरक्षण, अगर SC का आरक्षण होगा तो हमारे बच्चों को 10वीं के बाद स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएंगी। हमारे बच्चों को जो नौकरियों में जाते हैं, पुलिस की भर्ती या BSF की भर्ती में, उसमें हाइट में प्रावधान है कि कम हाइट होती है, जनरल से कम हाइट होती है। जो परसेंटेज लगती है हमारे बच्चों की, कम परसेंटेज लगती हैं। और अन्य सुविधाएं, जैसे स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, वहाँ जो स्कॉलरशिप मिलती है वो हमारे बच्चों को अधिक मिलती है। सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे तो सब समान होते हैं, मगर जहाँ प्राइवेट का नाम आता है वहाँ कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ की सुविधा मिलती है। बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, वो जाति प्रमाण पत्र देख के एकदम मिल जाती है। जो हमारी जमीन जायदाद है वो नहीं बिक पाती SC के आरक्षण की वजह से। अगर जनरल हो तो जनरल की जमीन एकदम से खरीद लेता है, मगर हम SC में हैं तो वो एक लाभ मिल जाता है कि हम अपनी जमीन नहीं बेच पाते, तो वो रुकी रहती है अगली पीढ़ियों के लिए, नहीं तो बेच के खा जाते हैं लोग। तो SC की जो जमीन है वो खरीद नहीं सकते हैं, अन्य लोग नहीं खरीद सकते। SC की जमीन को SC लोग ही खरीद सकते हैं। वो भी अच्छा एक मूलभूत सुविधा है, उसका बेनिफिट मिलता है। फिर आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास है, ये चीजें हमें अलग से आरक्षित हैं। एक जनरल कास्ट को वो चीज नहीं मिल रही, हमें मिल रही है। फिर अपने राशन की दुकान लगा लो, राशन की दुकान पे BPL के कार्ड जितने हम लोगों को मिल जाते हैं आरक्षण की वजह से, वो अन्य समाज को नहीं मिल पाते। तो इतने बेनिफिट्स हैं। हाँ, लेकिन आपका और आपकी NGO का फिर इसमें क्या काम है? NGO का ये काम है, देखिए, जो चीज जहाँ मिल रही है, जिनको पता है वही इसका यूज कर पा रहे हैं, और जहाँ नहीं पता है इन चीजों का, जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ बस्तियां, बहुत सी बस्तियां ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ अपने वोटर ID कार्ड से मतलब है, अन्य किसी चीज से मतलब नहीं है। हमारी NGO, हमारी संस्था और मैं उन बस्तियों में जाकर उन्हें ये बता रहे हैं कि आप अपना आधार कार्ड बनवाइए, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, आप अपना दाखिला प्रमाण पत्र बनवाइए, आप अपनी फैमिली ID बनाइए, आप अपना राशन कार्ड बनवाइए। उन चीजों से आने वाले समय में उनको बहुत लाभ होने वाला है। और ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जिनमें हमने लगातार सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से हमने कैंप लगवाए हैं। अभी चिन्हट कॉलोनी लखनऊ में बहुत बड़ा कैंप लगवा के आया हूँ, जहाँ 2000 तकरीबन विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड के फॉर्म भरे गए हैं, और अभी जल्दी वो सब बनने वाले भी हैं। रिपोर्ट आ रही है उस चीज की। कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अब जहाँ जहाँ बस्ती में हम लगा रहे हैं, जहाँ 10,000 की बस्ती है वहाँ 2-3 हजार तो हम फार्म भर ही देते हैं। अच्छा, प्रशासन की मदद से। और वो 2-3 हजार फार्म भरे जाते हैं तो लगभग हमारी यही कोशिश रहेगी कि उनको सब कागज की सुविधा पूर्ण हो जाए। फिर कुछ एकल विद्यालय हमने खुलवाए हैं आपके, जैसे हम अलग अलग प्रांतों में काम करते हैं। राजस्थान के भरतपुर में अभी एकल विद्यालय खुलवाया हमने, वहाँ पे 100-150 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। एकल विद्यालय खुलवाया, वो हमारी संस्था के द्वारा, हमारे सहयोगियों के द्वारा। वो बच्चे, हम ही मास्टर हैं उसमें, हम ही पढ़ाने वाले हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम ही उसमें भजन करवाते हैं, हम ही उनको शुरुआती वो बताते हैं। तो यानी कि बैठना सिखाना, कुछ समाज के साथ जुड़ना हमारी संस्था कर रही है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी जो है वो टीचर है जी। आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? क्या आप इसी काम को करते हैं या इसके अलावा मेरा देखो, रोजी रोटी कमाना एक मूलभूत चीज है, क्योंकि रोजी रोटी नहीं कमाएंगे तो आगे घर नहीं चलेगा। इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है। एक छोटा सा, जो मैंने शुरू में बताया था, हमारे एक होटल है। आपकी माँ चलाती थी? जो मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों चलाते थे। हाँ जी। और आज भी कहीं ना कहीं आप आके कभी देखेंगे तो आज भी मेरी माँ वहाँ बैठी मिलेगी आपको, आज भी। और पिताजी का तो काम ही है वो। और मैं
वहां पर अगर आज मौका मिल जाए मुझे, मैं चला जाऊं, रात बेरात कभी ऐसी तबीयत खराब हो जाए पिता की, या कोई नौकर भाग जाए, तो आज भी मैं वहां बर्तन मांजने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करता। आज भी मैं बर्तन मांजता हूँ। और अपने किस नाम से होटल है आपका? वो है, देखो देसी भाषा में पप्पू दा ढाबा। पप्पू दा ढाबा। अच्छा जी, तो छोटा सा होटल है, उसमें रोजगार चल रहा है। दोनों भाई बता दिए मैंने सेटल हैं। पिताजी और मेरा काम कंबाइंड है, और पत्नी की सैलरी आई जाती है, घर चल जाता है। और अपनी सैलरी, अपनी कमाई में से 10-20% हम इन कामों में लगाते हैं, जो हमारे पूरे ग्रुप की एक रीति रिवाज बन चुका है। अच्छा, जितने भी लोग हैं आप आपस में ही अपने ही सैलरी में से पैसा निकाल के कंट्रीब्यूट करके, सरकार से मदद मांग करके, और आप लोग करते हैं कि सरकार और कुछ ना सही तो कैंप लगाने में योगदान करे। आप लोग खुद ढूंढते हैं गांव, गांव ढूंढ करके, और हम फिर बस्तियां चिन्हित करते हैं, बस्तियों की परेशानियां चिन्हित करते हैं, वहां की जनसंख्या चिन्हित करते हैं। उन सबको चिन्हितकरण करके फिर हम उस जिले के अधिकारी से मिलते हैं, उस समाज कल्याण अधिकारी से मिलते हैं, जिस डिपार्टमेंट का काम है उन अधिकारियों से मिलते हैं। अच्छा, आप जब डिपार्टमेंट में जाते हैं और मिलते हैं डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, तो क्या वो आपके साथ उसी तरीके से कोऑपरेट करते हैं जैसे और लोगों के साथ करते हैं, या आप लोगों के साथ कोऑपरेट करने का तरीका अभी भी अमानवीय है? सभी अधिकारी एक समान नहीं होते। कुछ अधिकारी कोऑपरेट करते हैं, कुछ टहला देते हैं, कुछ कल आने को कहते हैं, मगर हमारा संघर्ष जारी रहता है। जो कल आने को कहेगा उसको कल फिर जाते हैं, परसों फिर जाते हैं, और जो पहली बार में सुन लेता है उसका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, ये बताइए दीपक जी, अगर आपके नाम के लास्ट में बावरिया ना लगे जी, तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिल जाता? देखो, सम्मान का बेनिफिट मिलता। वैसे तो कोई पैसा नहीं देता या कोई मेरे को सिंहासन पे ना बिठा देता, मगर सम्मान का बेनिफिट मिलता कि अगर मैं दीपक वडेरा ही मंचों पर कहूँ या अन्य मुख्य धारा से जुड़े लोगों को कहूँ, तो वो सम्मानित कर देते, बस सम्मान के नजरिए से मुझे देखते। और जहां दीपक वडेरा बावरिया कहता हूं तो मेरा सम्मान घट जाता है। ये जीवन का एक बस बावरिया समाज को चोर कहने की वजह क्या है? देखिए, चोर कोई ना कोई ठोस सबूत तो होगा कि भैया इस समाज को चोर के नाम से या किसी ऐसी चीज की भाई आप पकड़ के ले गए, तो क्यों चोर कहने की वजह क्या है? देखिए, हमारे जो दंतक कथाओं के अनुसार हमारे बुजुर्गों ने जो हमें कथाएं सुनाई है, कोई लिखित में कोई प्रमाण नहीं है कि हम लोग राजस्थान के मूल निवासी हुआ करते थे रजवाड़ों के यहाँ, और रजवाड़ों के यहाँ हम उनकी सेवा किया करते थे, उनकी सेना में काम किया करते थे, उनके हथियार बनाया करते थे, उन्हें गुरिल्ला युद्ध लड़ने की हमारे में कला आज भी है। वो कला हमारे में वो हमारा यूज किया करते थे। और वहां से निकल जब रजवाड़ों की संधि जब मुगलों से हो गई, मुगलों के अधीन रजवाड़े होने लगे, तो हम अपने धर्म को बचाने के लिए, देखो हम धर्म के बहुत पक्के होते हैं हमारा समाज। आज भी आप हमारे घरों में जाएंगे तो बड़े बड़े मंदिर, हम माता रानी के, भगवान के बड़े बड़े मंदिर बना के और पूजा आस्था में बहुत विश्वास रखते हैं। उस कारण शुरू से ही बस हमारे खून में है, पूजा पद्धति हमारे खून में है। हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर होगा तो पूरा हनुमान चालीसा और पूरा दुर्गा पाठ पूरे पढ़ देते हैं। तो काफी ऐसा सिस्टम है। तो जैसे हमारे को बताया गया दंतक कथाओं के अनुसार, हमने अपना बेटी और अपनी चोटी किसी को नहीं दी, मुगलों के अधीन ना हुए, उनको ना देकर हमने जंगलों में जाना स्वीकार कर लिया। हम जंगलों में चले गए, जंगलों में जाने के बाद अपना जीवन जंगली बना लिया, वहां के फल फूल कंद मुकंद ये खाने शुरू कर दिए, शिकार करना शुरू कर दिया। जैसे कि क्षत्रियों के साथ रहे हुए थे, तो क्षत्रियों की कुछ आदतें हमारे में शुमार हैं। क्षत्रियों के साथ रहने का मौका कब मिला था? रजवाड़ों के समय से ही। अच्छा, आप सुना होगा कि रजवाड़ों में देखो एक लखी शाह बंजारा जी हुआ करते थे, बहुत बड़े व्यापारी हुआ करते थे। और जब देश की आन बान के साथ लड़ाई हुई या संघर्ष हुए, गुरु गोविंद सिंह जी को के साथ अन्याय हुआ, तो सबसे आगे होकर लड़ाई लड़ी बंजारा जी ने। अपनी एक बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा जो आज आपके दिल्ली के अंदर संसद भवन है, वो उनके नाम रजिस्टर्ड है आज भी, लखी शाह बंजारा, वो हमारे पूर्वज हुआ करते थे। और उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जब शीश कलम कर दिया गया, तो उस शीश को उठाकर लाने के लिए पूरी सेना का एक चक्र भी तोड़ा था, और वो शीश लेकर आए थे। और शीशगंज गुरुद्वारे में वहाँ उनका एक बहुत बड़ा महलनुमा घर हुआ करता था, उस शीश को वहां रख के उनका दाह संस्कार करने के लिए पूरे महल को ही आग लगा दी थी बाबा लखी शाह जी ने। तो वो इतिहास है बहुत बड़ा। हमारे समाज ने
राजपूतों के साथ, क्षत्रियों के साथ सबका सहयोग किया है देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए। लेकिन उस तरह का सम्मान नहीं मिल रहा, आप ये कहना मगर उस तरीके का सम्मान आज तक मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश हुकूमत ने आकर देखा कि ये जो कौम है जंगलों में रहती है, किसी की बस में नहीं आती है, लूट लाट के चली जाती है। लूटना कैसे हमने शुरू किया, जो हमें चोर की संज्ञा देगी वो बताता हूं मैं आपको। कि क्रांतिकारियों ने जब लोहा लेना शुरू किया अंग्रेजों के साथ, तो क्रांतिकारियों ने भी देखा कि हमें पनाह अगर मिल सकती है तो जंगलों में मिल सकती है। तो क्रांतिकारी योद्धा और देश के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले लोग जब जंगलों की तरफ रुख किया, तो जंगलों में हम लोग मिले उन्हें, हमारी बावड़ियों के किनारे, हमारे जंगलों में जो गुफाओं के बीच में हम रहते थे, हम लोग जब मिले तो हमारे साथ उन्होंने मिलकर हमारी युद्ध कौशल को सीखा, हमारे हथियार बनाने की जो प्रक्रिया है उसको सीखा, हमारे खाना बनाने की, अगर हम 4-5 दिन लड़ते रहे, क्या ऐसी चीज खाई जाए कि हमारे को प्रोटीन और विटामिन हर चीज हमारे शरीर में उपलब्ध हो कि हम 5 दिन लड़ सकें। ऐसी ऐसी कलाएं, ऐसी ऐसी योजनाएं हमें। अभी भी आप लोग ये सब करते हैं कि ऐसा क्या खाएं या करें कि 5 दिन तक आप बिना खाए भी युद्ध की कर जी सकें? बिल्कुल। ऐसी क्या चीज है? बाजरे की रोटी है, आप आटे की रोटी खाएंगे आपको अगले दिन भूख लग जाएगी, और बाजरे की रोटी में आप 2 दिन 3 दिन काट सकते हैं। बहुत भारी वजन होता है बाजरे की रोटी में। मतलब आप एक दिन खाएंगे तो 2-3 दिन तक भूख की जरूरत नहीं है? भूख की जरूरत तो पड़ती है, मगर वो एहसास, शरीर को कमजोरी नहीं होगी। जो शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए वो ताकत बनी रहेगी, बरकरार रहती है। बरकरार रहेगी। तो ज्यादातर बाजरे की रोटी हम ज्यादातर खाते हैं आज भी। गर्मियों में भी? गर्मियों में अब तो देखो माहौल बदल गए हैं, अब तो लगभग 20% ही लोग वही पुराने रीति रिवाज में, मगर 80% लोग बदल चुके हैं। और उस समय की जो हम बताते थे क्रांतिकारियों को, तो क्रांतिकारियों ने हमारा सहयोग लिया। हमारा सहयोग लेने से वो अंग्रेजों से लोहा लेने लगे। अंग्रेजों ने जब चिन्हित किया कि यार ये तो चंद क्रांतिकारी थे और इनके पीछे ये कौन लोग आते हैं जो आते हैं और हमारी बटालियन पे हमला करते हैं और यहाँ से हथियार लूट के ले जाते हैं, यहाँ से रसद लूट के ले जाते हैं, हमारी जब टोलियां इनके रास्तों पे जाती हैं वहां हमें लूट लिया जाता है। तो वो लूट वहां से शुरू हुई। वो लुटेरे, वो चोर शब्द, तो वो टैग आपको अंग्रेजों ने दिया, अंग्रेजों के टाइम पे मिला था। वो टैग हमें अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने परेशान हुए। उन्होंने 6745 जातियों में 193 जातियां जो हम लोगों की थी, नट थे, मुसर थे, बावरी थे, बावरिया थे, बागड़ी थे, लोहापीठ थे, कुछ बंदिया थे, ग्यारह थे, कंजर थे, ऐसी 193 जातियां उन्होंने चिन्हित करी कि ये लोग जंगलों में रहते हैं और ये क्रांतिकारियों को सहयोग करते हैं और इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो जरायम पैसा एक्ट नाम का एक काला कानून हमारे पे लगा दिया गया। क्या कानून था ये? जिसका मैं पूरा विवरण दूंगा आपको। नाम था उसका जरायम पैसा एक्ट। जरायम पैसा एक्ट के तहत हमारे को जन्मजात अपराधी, कि इन जनजातियों के लोग जन्मजात अपराधी हैं, इन्हें किसी तरीके से ना बख्शा जाए। अगर इनका 16 साल का बच्चा, 18 साल का बालिग अगर तुम्हारी चौकियों पे हाजिरी नहीं लगा रहा है तो उसको पकड़ा जाए। पकड़ने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाए। जेल में भी वो खुरापात कर रहा है तो उसको काला पानी भेज दिया जाए। और इतनी यातनाएं सिर्फ एक हाजिरी ना लगाने की वजह से। अगर सुबह शाम उस चौकी पे उस सिपाही के पास हाजिरी नहीं लगाई तो उसको वो तमाम यातनाएं दी जाती थी जो एक बहुत खूंखार अपराधी को दी जाती थी। अच्छा जी। उन यातनाओं से त्रास्त होकर फिर लोग भागने भी लगे कि इन्होंने, किसी ने हाजिरी नहीं भी लगाई, कुछ लोग अपना स्थान अदला बदली करने लगे। तो परेशानियों के तहत वो टैग हमारे ऊपर लुटेरे का उस समय लगा, जो आज तक बदसूर चल रहा है। और अभी भी सिर्फ इस बिना पे कि ये इस जनजाति से बिलोंग करते हैं जी, इसलिए इन्हें ये चोर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसी कैटेगरी से हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना घटी है आपकी जो इस चीज को दिखाती है आपके या बच्चों के साथ, जिसमें कि आपको चोर का टैग लगा हो? अभी घटी है अपने बुलंदशहर में घटना। अच्छा। जिसमें लुटेरे कोई और, अस्मिता लूटने वाले कोई और, रोड होल्ड अप करने वाले कोई और उसके ऊपर लिखा गया बावरिया गैंग के द्वारा ये कार्य किया गया। उसके ऊपर हम लोग जब गए उसकी बारीकी से जांच करवाई अधिकारियों, क्योंकि वो जो कार्य हुआ था बुलंदशहर के आसपास, हमने भी अपनी गहनता करी, अपनी बस्तियों में पूछा
कि भाई हम लोग जाके विरोध करें इस चीज का, कहीं हमारे लोग ना इसमें इन्वॉल्व हो, उस चीज को पूरा खंगाला। मगर वहां पे जब जाके देखा तो वो लोग एक मुस्लिम कम्युनिटी से, जो उसके सरगना थे सलीम बावरिया, उसने अपने नाम के पीछे सलीम बावरिया लगवा दिया। अब वो सलीम बावरिया उसने लगाया या उस समय के पुलिस प्रशासन ने लगाया, ये आज तक स्पष्ट नहीं हुआ। जब हमने जेल में उससे मुलाकात करी, जब उससे मिले, तो उसका सारा परिवार एक मुस्लिम कम्युनिटी का परिवार था। उसमें बावरिया गैंग या बावरिया शब्द का कहीं भी कोई रोल नहीं था। सिर्फ उसने सरनेम लगा लिया था। उसने सरनेम लगा दिया तो पूरी अखबारों में, पूरे टीवी पे, पूरी चैनलों पे बावरिया गैंग, बावरिया गैंग, बावरिया गैंग रहा। सांसी गैंग ऐसे। भाई देखो, हम ये कहते हैं क्राइम हर समाज में है। हर समाज, एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो एक आदमी नालायक निकल ही जाता है। क्राइम जो करता है उसके बाप का नाम लिखो, उसके गांव का नाम लिखो, उसके मोहल्ले का नाम लिखो। आप पूरी कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं भी तो बावरिया हूं, यानी कि आपने मुझे भी चोर बना दिया। मैं समाज की सेवा करने में अपने पूरे 15 साल और आगे जीवन का जब तक जीऊंगा समाज की सेवा में लगाऊंगा। अपने बच्चों का पेट काट काट के मैं सेवा कर रहा हूं और फिर मुझे चोर कहा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर मेरे अंदर भी उद्वेलित होगा ना समाज। क्या पता ना कुछ ऐसा हो, ना कुछ ऐसा हो मेरे प्रयासों से, और मुझे भी कहीं ना कहीं इनकाउंटर में मार दिया जाए, क्योंकि मैं उसी कम्युनिटी में हूँ। कहीं किसी से द्वेष भावना ऐसी हो जाए और बावरिया कह के मुझे दिखा दिया जाए। तो ये चीजें बहुत खराब हैं जो समाज के साथ कहीं ना कहीं द्वेष भावना रखवा रही हैं अन्य समाजों को। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि आपकी बेटी के साथ भी इस चीज को झेलना पड़ा था, तो क्या स्टोरी थी आप उसके बारे में? बेटी की स्टोरी मैं बता रहा हूँ कि मेरी बेटी अब 9th स्टैंडर्ड में है इस वर्ष, और जब वो 5वीं तक थी या 6ठी तक थी तो बच्चे का माइंड होता है खेलना कूदना, आराम से नॉर्मल पढ़ाई करना। मगर जब वो 7वीं और 8वीं में गई, CBSE कॉलेज स्कूल है जिंझाना में, कस्बा में, तो वहां पे जब गई तो वहां के जो बच्चे थे वो लोग सभी उसको, कौन हो तो आप? कि मैं अहमदगढ़ से हूँ। अहमदगढ़ में तो बावरिया रहते हैं, मैं बावरिया हूँ। अरे तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कि मेरे पापा का नाम दीपक बावरिया है। जैसे कि वो बच्चे सुनते हैं मुझे कि मैं हर जगह बावरिया लगाता हूँ, बढ़ चढ़ के लगाता हूँ, दीपक बावरिया है। तो 10 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में उसके साथ कुछ ना कुछ हुटिंग होने लगी। अगर क्लासरूम में किसी की पेंसिल या किसी की ज्योमेट्री बॉक्स हो ही जाता है, बच्चे का एक दूसरे से गलती से भी रह जाता है या कहीं और भी छूट जाता है, तो सबसे पहले मेरी बिटिया को ही टॉर्चर किया जाता था और उसके बैग की ही तलाशी ली जाती थी कि वो चोर है, कि वो चोर है, बावरिया कम्युनिटी से है तो शायद इसके खून में चोरी करना है, इसकी आदत चोरी करना है। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं, कभी आज तक नहीं मिला। मगर वो चीजें उसके दिमाग में घर कर गई। पापा मैंने हर बार चेक करवाया मेरे पास कभी, क्योंकि सख्त हिदायत हमारे द्वारा भी दी जाती है, जैसे हमारे पिताजी ने हमें दी वैसे हम अपने बच्चों को देते हैं। अगर 1 रुपया भी किसी का पड़ा मिल गया, बेटा हम लोग बदनाम हैं। अगर वो 1 रुपया आप लोग उठा लोगे तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें पाया था, हमारे पे इल्जाम लगेगा कि हमने उसको चुराया था। तो 1 रुपया भी किसी का उठाना नहीं है। अन्य किसी को कह दो देखो 1 रुपया पड़ा है, किसी को दे दो, या किसका है वो पूछ लो, आप अपने हाथ से नहीं उठाएंगे। इन चीजों की हिदायत हमें दी जाती थी और हम अपने बच्चों को देते हैं। जब उसके साथ हुटिंग होने लगी तो वो आके परेशान रहने लगी। परेशान रहने के बाद मुझे लगा कि ये चीजें तो मेरे साथ भी हुई थी और गलत असर करेंगी, क्योंकि मेरा एम बड़ा है, मेरे बच्चों के प्रति मेरा एम बड़ा है कि मैं अपने समाज में दिखाना चाहता हूँ कि एक होटल पे बर्तन मांजने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को डॉक्टर, IPS या IAS बनाने की हिम्मत रखता है। तो मैंने अपनी बच्ची को कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 8वीं आप कर लो, 9th में यहाँ से अलग कर दूंगा, जहां तुम्हें पता ही ना हो कि बावरिया है या ये ठाकुर हैं, आपको मैं ऐसी जगह भेज दूंगा। तो इसी वर्ष मैंने 9th क्लास में उसका आर्या कन्या गुरुकुल नैना वडेरा बावरी के नाम से उसका एडमिशन वहां करवा दिया, और पिछले 6 महीने से वो पढ़ रही है, अपने आप को एडजस्ट कर चुकी है। बस दुख ये है कि पैसे का तो हम फोल्ड कर लेते हैं, वहां मेरा कुल 40-50 हजार रुपये खर्च हो रहा था, सारा बस का आना जाना, उसका फीस वगैरह सब। यहाँ मेरे 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लग रहे हैं। और दूसरी बात, इकलौती बेटी है तो वो दूरियां कहीं ना कहीं परेशान करती हैं, ज्यादा तकलीफ दे होती है कि एक ही बेटी और उसको भी मैंने अपने से दूर कर दिया और उसे
आने वाले समय में मुझसे दूर जाना ही है। जी बिल्कुल। तो जो प्यार मुझसे मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और 3 भाइयों में सिर्फ एक बेटी है हमारे। 3 भाई हैं, दोनों दो बेटे सभी के हैं, 2 बेटे मेरे पास भी हैं, मगर वो इकलौती बेटी है। 6 भाइयों की इकलौती बहन। तो फिर भी उसके बावजूद भी आप साथ नहीं रख पा सिर्फ इसी वजह से जो ये शुरू से ही जो दंश झेलना पड़ रहा है, ये उसे ना झेलना पड़े, उसकी पढ़ाई, उसका दिमाग डिस्टर्ब ना हो, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना करे कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव उसके अंदर दिमाग में भर जाए। तो इसलिए आपने बिल्कुल इसलिए उसको अलग कर दिया। बेटों को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं होती? बेटे अभी छोटे हैं, बेटे भी कोई 3rd में है, कोई 4th में है, भतीजे भी ऐसे ही 2री 3री क्लास में है। जब तक वो उस मुकाम पे पहुंचेंगे, अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा तो उन्हें भी अलग करना पड़ेगा, हॉस्टल में डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल डालना पड़ेगा। तो आप लोगों को समाज में इज्जत पाने के लिए उस गांव में जहां आप रहते हैं वहां नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पे एक टैग सा लग गया है हमारे ऊपर कि बावरिया चोर होते हैं। सभी लोग कहते हैं, 1-2 नहीं, सभी लोग। कितनी भी कोशिश कर लीजिए वहां से आप चेंज नहीं, मतलब वहां के लोगों की मेंटालिटी मुंह उनके बंद नहीं कर सकते, मगर बस ये कोशिश ये रहेगी कि अपने कामों के जरिए, अपनी पढ़ाई शिक्षा के जरिए, अदर जो उस सर्कल से अदर प्रदेश देश, वहां हम अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूंगा। 31 अगस्त मुक्ति दिवस लखनऊ में मनाया गया और एक माननीय मंत्री जी हैं असीम अरुण जी, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का दर्जा प्राप्त है उनको, वो हमारे गांव में आए। एक चुनावी सभा थी, चुनावी सभा में देखो सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वोट देने का अधिकार सबको है और अपने आप को स्थापित करने का अधिकार सबको है। तो उन्होंने एक जो सभा की, हमारे 12 गांव में सभा की, उसमें हम सभी लोग थे। हमने अपना इतिहास बताया, जो परेशानियां आती हैं वो बताई, उन्होंने सुना बहुत अच्छे। वो कहने लगे भाई देखो ये तो चुनावी सभा है, चुनावी सभा के बाद आप लोग मेरे पास आओ, मैं आपको कहीं ना कहीं इन चीजों से आपको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश करूंगा। वो एक IPS ऑफिसर रहे, वो DIG रहे, कानपुर में कमिश्नर रहे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी वाला दिमाग, नेता से हटके एक अधिकारी वाले दिमाग उनके अंदर कहीं ना कहीं सोच थी कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इनको मुख्य धारा से कहीं ना कहीं जोड़ा जाए जी। और जोड़ा इसलिए जाए क्योंकि ये लोग खुद कोशिश कर रहे हैं, ये लोग शिक्षा की तरफ, नौकरियों की तरफ। एक तो बस्ती ऐसी है कि जिनको भाई बता रहे हैं, फिर भी वो बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे। एक उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि ये लोग बढ़ के कोशिश कर रहे हैं, इनका हाथ पकड़ना चाहिए, हाथ पकड़ा रहे हैं। तो उन्होंने हाथ पकड़ा और 31 अगस्त मुक्ति दिवस जो हम लोग मनाते थे वो हमने उनके सामने रखा। तो उन्होंने बहुत भव्य आयोजन किया 2024 में, और उसमें मुख्यमंत्री का आना प्रस्तावित था, माननीय योगी जी का। किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, मगर उन्होंने हमें सम्मान दिया और 31 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया। और हमारे यहाँ से एक उन्होंने बायोग्राफी फिल्म बनवाई समाज कल्याण के खर्चे पे, उन्हीं की टीम आई, उन्हीं का सब कुछ था, हमारे उसमें कुछ नहीं था, हमने सिर्फ हेल्प की। जितने हमारे बच्चे नौकरी पे चले गए उनका इंटरव्यू लिया, जितने बच्चे अब अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लिया, जितने बच्चे अब कंप्यूटर टेक्निक से टेक्निकल हो चुके हैं उनका इंटरव्यू लिया, जो अच्छे संपन्न किसान हैं उनका इंटरव्यू लिया, जो राजनीतिक में अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लिया। तो काफ़ी अच्छी बातें मिली, क्योंकि हम जो 12 गांव के लोग हैं वो लगभग कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, हमारी ये कम्युनिटी। तो उन्होंने वो फिल्म इस वर्ष 2025 में फिर 31 अगस्त मनाया गया और अच्छा, इसमें दोबारा से रिलॉन्च किया जी, दोबारा। अच्छा। 24 में मनाया था, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे। अब 25 में फिर उनकी कोशिशों से मुख्यमंत्री जी भी आए और हमारी वो फिल्म वहां पे दिखाई गई। अच्छा। और जो हमारी संस्था के द्वारा किए हुए कार्य वो सारे दिखाए गए। आपकी संस्था ने कौन से कार्य किए? जो बच्चों के लिए कैंप लगवाए, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का प्रबंध करवाया, एडमिशन, उनके दस्तावेज बनवाए, जो RTM में कह रहा हूँ उनको एडमिशन करवाए, जो बच्चियों के स्कॉलरशिप के फार्म भरवाए, वो सारा चिट्ठा हमने पूरा बना रखा हुआ था। वो चीज सब हमने मंत्री जी को दिखाई कि ये कार्य हम कर रहे हैं, तो उससे वो प्रेरित हुए और हमें वो मंच दिया। मुख्यमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ठीक है आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और आपको जिस चीज की बहुत जरूरत है एक आपके लिए बोर्ड बनाया जाएगा, छोटे से छोटे विभाग के लिए बोर्ड है,
रेलवे बोर्ड है, सफाई कर्मचारी बोर्ड है, गो आयोग बोर्ड है। एक यही जनजातियां थी जिनके लिए कोई बोर्ड नहीं है, कोई आयोग नहीं है, कोई ऐसी सरकारी रजिस्टर्ड संस्था नहीं है जो इनके कार्य कर सके या इनके लिए योजनाएं बना सके या इनको मुख्य धारा से जोड़ सके। कुछ नहीं है, अब तक तो कुछ नहीं है। प्रथम महाराष्ट्र सरकार, द्वितीय मध्य प्रदेश सरकार और चतुर्थ तृतीय में आपकी राजस्थान सरकार। अच्छा। ये घुमंतू बोर्ड बना चुकी है पूरे भारत में। और चौथे नंबर पे हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों की कोशिशों से, हमारे जो पत्राचार किए जाते हैं संस्था की तरफ से, उनकी वजह से या माननीय मंत्री जी की कोशिशों की वजह से, हम सभी की वजह से इस वर्ष 2025 में 31 अगस्त में हमें उन्होंने बोर्ड बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे हमारा समाज बहुत खुश है। क्योंकि आने वाले समय में अगर ये बोर्ड बनता है तो उन बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ हमारी ही योजनाएं बनाई जाएंगी। घुमंतू समाज को पूछा जाएगा, घुमंतू समाज की कैसे प्रकाष्ठा लिखी जाएगी, घुमंतू समाज को क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, कहाँ कहाँ इनके मकान बनने चाहिए, कहाँ कहाँ इनको पट्टे देने चाहिए, कहाँ इनकी कॉलोनियां बननी चाहिए। तो ये योजनाएं उस बोर्ड में बनेंगी। पहले बनती थी, एससी में हमें आरक्षण था। एससी एक बहुत बड़ा समुदाय है, 30% लोग उत्तर प्रदेश में एससी हैं, जिसमें पासी आते हैं, पासवान आते हैं, राजभर आते हैं, अपना जाटव आते हैं, वाल्मीकि आते हैं, खटीक आते हैं। वो लोग संपन्न हो चुके हैं, उनमें अधिकारी भी हैं, उनमें अफसर भी हैं, उनमें बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। हमारे यहाँ कोई फर्स्ट रैंक का नेता नहीं है, कोई फर्स्ट रैंक का अधिकारी नहीं है। अब पूरी घुमंतू जनजाति उठा लो, एक आध को छोड़कर। मुझे 2-3 कारण शिक्षा का अभाव, शिक्षा का अभाव और घूमने का जगह जगह जब हमारे को एक स्थायी स्थान नहीं मिलेगा, एक स्थायी पहचान नहीं मिलेगी, तो हम कैसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। 6 महीने हम यहाँ हैं, 6 महीने दूसरी जगह हैं। अब जो ये 12 गांव 40 वर्षों से 50 वर्षों से यहाँ रुके हुए हैं, जब भी तो ये स्थायी हो चुके, जब भी तो ये शिक्षा की तरफ बढ़े। और अन्य जो जनजातियां हैं वो बेचारी घूम रही हैं, उनको स्थायी बनाने के लिए प्रयास थे हम लोग। अच्छा, ये जो घूम रहे हैं जी, इनके पास अपनी जमीन, रहने की जगह तो होगी। घूमने वालों के पास देखिए, ये अब 25-30% लोग अब भी घूम रहे हैं। जैसे गाड़िया लोहार हैं, कुछ बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ ये जो तमाशा दिखाते हैं रस्सी पे चलते हो, कभी आपने बच्चे देखे होंगे, नट समाज के लोग हैं। ये जो जनजातियां हैं ये अपना भरण पोषण सड़क पे ही करती हैं। और इनके साथ हम कोशिश भी करते हैं कि आप किसी नेता के पास जाइए, किसी सामाजिक व्यक्ति संगठन के पास जाइए, आपके स्थापित हो जाइए कहीं, या लगातार एक ही जगह पे 1-2 साल टिकिए ताकि आपके कुछ कागजात बनाए जा सकें। तो ये अपनी तरफ से कोशिश नहीं करते। ये कहते हैं बस हमें तो सड़क ही अच्छी लगती है। अगर सड़क से हम घर में जाएंगे या जंगल में जाएंगे या फ्लैट मकान दुकान में जाएंगे तो ये हमारा रोजगार छूट जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। कुछ लोगों का ये अब भी मानना है। अवेयरनेस की कमी है। तो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जो लोग 37 या 40% जो लोग नहीं छोड़ना चाहते, उन कोशिश, जैसे देखो कोशिश चल रही है, वही कोशिश कर रहे हैं, समझाते हैं। कुछ लोग एग्री हो जाते हैं, फिर मना कर देते हैं। अब गाजियाबाद में, अभी यहाँ लोनी में, आपके यहाँ दिल्ली में ही एक पूरी की पूरी लोहार की बस्ती, कम से कम वहाँ 100-150 परिवार थे, अच्छे काम कर रहे थे। जब हमने उन्हें समझाया, जब वो नहीं माने हमारी बात, अब जब सरकार की योजना आई और वो जगह जो थी वो खाली करनी पड़ी तो उन्हें वहाँ से उजड़ना पड़ा। अब उजड़ के जहाँ जाने के लिए उन्होंने कोशिश करी, अब एक रात में कहाँ अपना तिरपाल बांधे, तिरपाल की जिंदगी जी रहे हैं, एक रात में कहाँ अपनी तिरपाल बांधें, कहाँ अपना चूल्हा लगाएं, कहाँ अपने भोजन की व्यवस्था करें। तो खुले आसमान के नीचे कोई पार्क में लेट गया, कोई नाले की पटरी पर लेट गया, कोई सड़क पे लेट गया, परेशान रहे महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब जाके कहीं गाजियाबाद में उन्हें, वो क्योंकि मेरे संपर्क में है वो लोग, गाड़िया लोहार हैं, उन्हें कितनी फैमिलीज हैं? तकरीबन हैं वो 100 के लगभग तो होंगी। 100 फैमिली है जी। क्यों, वैसे तो देखो घर तो वो 30-35 हैं, मगर फैमिली ऐसे हो जाती है कि दादा के 4 लड़के, तो 4 फैमिली अलग अलग अपनी छोटी छोटी झोंपड़ियां अपने एक तिरपाल बांध के रह रही हैं, तो उनको फैमिली गिना जाता है, परिवार गिना जाता है। शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, वो परिवार बन गया। अच्छा, ये जो हमने देखा है कि दिल्ली की रेड लाइट्स पे देखते हैं जो बच्चे वो सामान बेच करके और बलून्स लेकर के चलते हैं, वो भी यही घुमंतू समाज में ही आते हैं। हाँ, घुमंतू जनजाति के लोग हैं, तकरीबन घुमंतू जनजाति के लोग हैं, मगर
कुछ बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और अन्य बड़े राज्यों में, जो आपके बाहरी रोहिंग्या या बांग्लादेशी, ये लोग भी इनमें अब सम्मिलित हो गए हैं। तो ये कैसे पहचान किया जाएगा कि ये बाहरी लोग इनकी हैं, पहचान देखिए, रोहिंग्या है या हम तो कर सकते हैं इनकी पहचान, क्योंकि हमारे जो लोगों की है बोलने की परिभाषा, पूजा की जो परिभाषा, पूजा पद्धति, ये अन्य समाजों से वो अलग है और मुसलमानों से तो बहुत अलग है, रोहिंग्याओं से तो बहुत अलग है। हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारे बोलने की आपसी बोलचाल की भाषा है। हम एक बस्ती में चले जाएं, अगर वहां 4 घर अदर कास्ट के होंगे तो हम तुरंत चारों को पहचान लेंगे। और इस पे बड़ा सर्वे चल रहा है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक इस पे सर्वे कर रही है, हम लोगों को साथ में लेके जाते हैं वो लोग। आप लोग पहचान करते हैं? हम लोग पहचान करते हैं, भाषा से पहचान करते हैं। हम आपसे बात करेंगे, अगर आप हमें नहीं जवाब देंगे। अभी तक कोई पहचान की है आपने? पहचान हुई है। कहाँ पे? पहचान हुई है अपने यहाँ पे, आपके मजनू टीला दिल्ली में। पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए हुए थे, उन पे भी आरोप लगे कि आप पाकिस्तान से आओ, आप हिंदू हो, इसका प्रमाण दीजिए। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वहाँ आए, शिवसेना वाले आए, हिंदू परिषद वाले आए, क्योंकि देखो एक ऐसी कंट्री से आए हैं जिनको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, नामुमकिन है, मुश्किल नहीं। तो जब वो लोग आए, वो लोगों का जब इंटरव्यू चला समाचारों में, वो जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा को हमने कैच किया। वो भाषा हमारी बोल रहे थे, हमारे 12 समाज की, हमारे जो घुमंतु समाज की एक कोड लैंग्वेज होती है, वो भाषा बोल रहे थे। अच्छा। हम लोग सभी, अपनी पूरी टीम वहां पर आई। वहां पे आके उनसे पूछा, कहाँ से हो भाई, कौन से समाज से हो, क्या जाति है तुम्हारी, क्या पूजा पद्धति है तुम्हारी। तो उन लोगों ने हमारे सवालों का वही जवाब दिया जो हम चाह रहे थे। अच्छा, जो हम चाह रहे थे। जैसे कि कुछ थोड़ा हिंट देंगे आप? उनसे भाषा बोल के देखा, तो तुम्हारा नाम क्या है, हूँ नाम से तरो, अपनी भाषा में। अब ते टुकड़ो खाई लो दो, अब ये भाषा आपको समझ नहीं आ रही होगी। आई थिंक खाना खाने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, नाम पूछा पहले आपने, फिर खाना खाने का पूछा। जैसे आप, हाँ, ये तो खाना, सिंपल लैंग्वेज होगी और आप जर्नलिस्ट हैं इसलिए आप कैच कर रही हैं। मगर कुछ ऐसी भाषा है, टेरवो आवेगो से, टेरवो लाठी लियो आने, टेरवो में तो जलन ले जा सकते, मतलब कोई आ गया डंडा लाना है एंड समथिंग ऑल की। टेरवे हमारे जैसे भाषा में कहते हैं पुलिस को। अच्छा। मोटा मूड को कहते हैं थानेदार, टेरवा कहते हैं सिपाहियों को। वो लोग आ गए हैं और यहाँ से लाशी लियो, चले जाओ, हाँ भाग जाओ, यानी कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये तुम्हें नाजायज उठा के बंद कर देंगे। अच्छा। तो ऐसी यानी कोड वर्ड भाषा जो अब आपको समझाना पड़ा, मगर वो एक्सेप्ट बिल्कुल एकदम, हाँ ठीक है हम लाश रहे हैं, हम जा रहे हैं। और रिप्लाई भी वो उसी भाषा में उन्होंने रिप्लाई किया। अच्छा। तो हमने इस चीज को अपनी पूजा पद्धति और अपने भाषा शैली से उन लोगों की पहचान करी, विश्व हिंदू परिषद से उनको बताया, आरएसएस से बताया, और वहाँ के लोगों से सहायता करवा के उनको वहाँ पे रुकने का। अच्छा, पूजा करने की पद्धति भी अलग होती है कंपेरेटिवली जो और सनातन लोग हैं और जी लोग बिल्कुल, हमारी पूजा पद्धति में और सनातनी लोगों की पूजा पद्धति में कुछ फर्क है। हमारे यहाँ मुंडन का रिवाज होता है, बच्चा जब होता है तो हम भेंट देते हैं, बाल का ना, बाल का भेंट देते हैं। तो वो तो हर जगह होता है। नहीं, भेंट के साथ साथ हम किसी जीव जंतु का भी भेंट देते हैं। अच्छा। मुर्गा काटना या बकरा काटना, ऐसी कोई भेंट अपनी काली या कोई देव्य जो हमारी कुल देवी होती है उसकी भेंट देते हैं। अच्छा जी, वो हमको सनातनी से बिल्कुल थोड़ा सा अलग कर देती है। शुरू से जो रजवाड़ों के समय से चली आ रही है वो भेंट प्रथा आज भी है हमारे यहाँ, और अभी भी है, चलती आ रही है। आज भी भेंट प्रथा है। शहरों के लोग छोड़ चुके हैं, मगर जो गाँव में या बस्तियों में रहते हैं वो आज भी भेंट प्रथा चला रहे हैं। फिर नवरात्रों में नवरात्रे रखे जाते हैं, सावन में सावन का अच्छी महादेव की पूजा की जाती है। बाकी सब लोग तो देखो हम हिंदू सनातनी हैं, सारे काम होते हैं, मगर कुछ एक दो पद्धति ऐसी है जो अलग हमें कर देती है। एक हमारे यहाँ होता है कि कुछ चीज़ हमें नई खरीदनी होती है, या प्लाट खरीदना होता है, या कोई अच्छा कारोबार शुरू करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ गेहूं के या कोई मोटे अनाज के दाने बनाते हैं। उन दानों को हम ऐसी एक सुंदर सी डिबिया में रखते हैं, उनको कहा जाता है रब के दाने, भगवान के दाने, मियाँ के दाने, अपने भगवान के दाने।
उन दानों की हम पूजा करते हैं सुबह शाम, अच्छा। कि उसमें यानी कि शक्ति बैठी रहे। उन दानों को हम डालते हैं ऐसे कुछ शुभ काम करने के लिए। जो चीज हम मांगते हैं कि भाई 4 4 4 का जोड़ा आ जाए और एक अलग आ जाए, सारे पड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे उठाए बिना गिनती के, उसको ऐसे डाल दिए, तो अगर वो एक आ गया तो हमारे काम कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा मानना है। हमें ट्रक खरीदना है, जाके बेधड़क होकर ट्रक खरीदते हैं। हमें प्लॉट लेना है, बेधड़क होकर। और ये एक्चुअल में होता है? ये हम मानते हैं तो होता भी है। मन में जो चीज है वो अच्छी लगती है, होती भी है। कभी नुकसान नहीं उठाया, एक आध बार कभी हो भी जाता है तो उसमें कुछ गलती हो जाती है कि मांगे तो आप लोगों को पता चल जाता है कि हाँ ये गलती हुई, हाँ, ये इस गलती वजह से हुई, हुई, इस वजह से कहीं ना कहीं गलती हो गई। वरना ज्यादातर सटीक ही स्टिक होता है, बिल्कुल स्टिक होता है। और अन्य समाज के लोग भी हमारे से वो दाने पुछवाने आते हैं। अच्छा जी, तो ये हमें पूजा पत्ती हमारे को एक दूसरे से अलग करते हैं, जो सिर्फ ये घुमंतू जाति ही इन चीजों को पहचान पाती है, जो आप लोगों का जो हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, पूजा, आपने पूजा की प्रक्रिया भी बताई जो हम लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। कुछ ऐसे रिचुअल्स होते होंगे जो कंपेरेटिवली इनसे अलग है। शादी के रिचुअल्स अलग होते हैं? शादी के तो नहीं होते रिचुअल्स अलग, वैसे ही बान लगते हैं हमारे यहाँ। 6 दिन का बान बिठाया जाता है, हल्दी लगाई जाती है, घोड़ा चढ़ी होती है, सहरा बनता है, सब होते हैं। सारी चीजें वैसी होती है, सेम, ऐसा कुछ नहीं होता। शादी की प्रथा बिल्कुल वैसी, 7 फेरे शादी और की प्रथा, बच्चा होने की प्रथा, 1 महीना 1.25 महीना औरत काम नहीं करेगी और पूजा स्थल पे नहीं जाएगी, रसोई घर में नहीं जाएगी, ये सब चीजें मानते हैं पूरा 1.25 महीना। अच्छा जी। और जो ये अंतिम संस्कार की होती है, ये भी बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज है। अर्थी भी बनती है, लेके भी जाते हैं, घड़े भी फोड़े जाते हैं, शमशान में भी लेके जाया जाता है। दाह संस्कार बेटा करता है, बेटा ना हो तो भाई करता है। 13 दिन की तेरहवीं होती है। 13 दिन की तेरहवीं होती है, 14 दिन में उठाला होता है, रस्म पगड़ी करते हैं, सब होता है। अच्छा, ये बताइए कि दीपक बावरिया बात करें जी, तो आने वाले समय में ये घुमंतू जनजाति, क्योंकि ये आपके जो पार्ट है ये आपके जीवन पर है जी, आपके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, सब ये जानना चाहते हैं कि दीपक बावरिया है कौन। सो आप ये बताइए कि आने वाले समय में दीपक बावरिया अपने इस घुमंतू समाज में क्या बदलाव देखना चाहते हैं, क्या उनका सपना है कि वो इस तरह का ये जो जनजाति है इस तरह की देखें, इस तरह का समाज देखें, क्या है उनके मन में? शुरू से ही यही मन में ठान के इस लाइन में घुसे थे। देखिए, एक व्यक्ति एक संस्था में काम कर सकता है, 2 संस्था में काम कर सकता है। मैं 5 संस्थाओं में लगातार कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और 5 संस्था में मुझे अच्छे पद से नवाजा गया है। युवा था तो सबने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर, बहुत अच्छे अच्छे पदों पर। कोई मुझे महाराष्ट्र बुलाता है तो मैं भाग के महाराष्ट्र जाता हूँ। कोई मुझे मध्य, क्योंकि अलग अलग संस्थाएं अलग अलग प्रोग्राम करते हैं, कहीं ना कहीं वो बुलाते रहते हैं। और उसके साथ साथ मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में पदाधिकारी हूँ। उनके विचार आरएसएस में भी हैं आप? जी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक में मैं पदाधिकारी हूँ। और मेरठ प्रांत की जो टोली है घुमंतू जनजाति परिषद की, मेरठ प्रांत में 28 जिले हैं संघ की दृष्टि से, उस टोली में मैं सदस्य के रूप में काम करता हूँ। और पूरी लिस्ट जो वो तैयार कर रहे हैं 28 जिलों की, हर लिस्ट में मेरी इन्वॉल्वमेंट है। बिना थके, बिना रुके मैं चाह रहा हूँ कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका रिजल्ट मुझे मेरे जीवन काल में ही मिल जाए। ऐसा ना हो कि उम्र 40-45 की हो चुकी है और 20-30-40 साल ना लग जाएं कि मेरा सारा समाज ऐसे ही टुकड़ों में बटा रहे। संगठित हो जाए, शिक्षित हो जाए और संघर्ष करना सीख ले, सिर्फ अपना पेट भरना ना सीखे। सपना यही देखा था, इसलिए इतने संगठनों में काम कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, पैसा खर्च कर रहा हूँ। आज तक ये सच्चाई है कि मैंने किसी से 1 रुपया अपनी गाड़ी के तेल के लिए या अपनी संस्था को चलाने के लिए या अन्य किसी कार्यक्रम के लिए नहीं लिया, किसी से नहीं लिया। कार्यक्रम करवाते हैं जो हम पदाधिकारी हैं। 31 अगस्त मुक्ति दिवस हर वर्ष हर प्रदेश में मनाते हैं। पिछले 10 वर्षों से एक एक लिस्ट मेरे पास है कि हमने 31 अगस्त राजस्थान में कब मनाया था, पंजाब में कब मनाया था,
हरियाणा में कब बनाया था, मध्य प्रदेश में कब बनाया था, महाराष्ट्र में कब बनाया था, लखनऊ में कब बनाया था। पिछले 10 साल से हम मुक्ति दिवस मना रहे हैं। उसका जो खर्चा होता है, हॉल भी लेना पड़ता है, टेंट भी लगवाना पड़ता है, आने वाले लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि घुमंतु समाज है, बेचारा कहाँ कहाँ से आता है, तो खाना खुना मिल जाए तो दुआ देकर जाएगा। तो ये सब समस्याएं जो होती हैं, आपस में हम जो पदाधिकारी हैं आपस में मिल बांट के, कोई 5,000 कोई 10,000, जिसकी जितनी श्रद्धा होती है वो आपस में करते हैं। आज तक कोई भी संस्था या कोई सरकारी संगठन या कोई सरकार हमें ये नहीं कह सकती कि किसी प्रोग्राम में, सिर्फ ये 2025 वाले को छोड़कर, इस प्रोग्राम में हमने अपना खर्चा नहीं किया। अन्यथा 9 साल हमने अपना खर्चा किया, हमने अपनी संस्था के द्वारा अपनी जेब से सारा भरण पोषण किया। ये प्रोग्राम उन्होंने किया था समाज कल्याण विभाग ने, तो इस बार खर्चा उन्होंने किया था जी। दीपक बावरिया जी, आपने अपनी जिंदगी से संबंधित बहुत सी जानकारी हमें दी। हमें बताया है कि ये जो घुमंतु समाज है, इनकी जिंदगी कैसी होती है, किस नजरिए से लोगों को देखना चाहिए इन्हें। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इनके ऊपर टैग लगा दिया, क्योंकि आपने बताया कि कई 100 साल से इनको चोर, जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भी चोर का टैग लगाया गया था। वो डर की वजह थी, डर की वजह से चोर का टैग लगाया गया, जिसका सामना आज भी इस समाज को करना पड़ रहा है और करते आ रहे हैं। आपका संघर्ष है कि आप इस टैग को हटाएं जी। इनको शिक्षित करें और इनको जो समाज, जो और जाति हैं, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य, सब में इनको भी एक बराबर का दर्जा मिले और सम्मान मिले। आई होप लोगों को आपकी ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई हो। आपके समाज के लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे आपकी भावनाओं को भी और आपके अंदर चल रहे इस संघर्ष को, और आप जिसको लेकर के दुनिया के सामने आ रहे हैं, पूरे भारत में आप वर्क कर रहे हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और अगले पार्ट में हम जानेंगे आपके इस एनजीओ के बारे में और इसकी और डेप्थ में कि क्या कर रही है, कहाँ कर रही है, किस तरीके से कर रही है, किन लोगों को अभी तक फायदा पहुंचा है, विद फैक्ट के साथ, सारे प्रूफ के साथ जी। बिल्कुल। सो मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।